जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन टीचर में। और आज हम फिर हाजिर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम से संबंधित जीएस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। आज ये हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम आपको 5 प्रैक्टिस सेट पढ़ा चुके हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन को रखा है। यदि आप इसे अंत तक देखते हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी। तो आप याद करेंगे कि ज्योतिबा फुले ने जो पुस्तक लिखी थी दोस्तों, वो लिखी थी गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। इन्होंने गुलामगिरी के अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, याद करना, इशारा। एक पुस्तक लिखी थी लाइफ ऑफ शिवाजी। लाइफ ऑफ शिवाजी, तो लाइफ ऑफ शिवाजी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये भी याद कर लेना, ये भी ज्योति फुले ने लिखी थी। और इनकी एक पुस्तक थी दोस्तों आपकी धर्म तृतीय रत्न। तो धर्म तृतीय रत्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी ज्योतिबा फुले हैं। तो ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी, इशारा, लाइफ ऑफ शिवाजी और धर्म तृतीय रत्न, ये सारी पुस्तकें हैं। इसके बाद में आपको एक बात और याद रखनी है ज्योतिबा फुले से संबंधित, कि ज्योतिबा फुले साहब ने 1873 में दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप याद करेंगे ये ज्योतिबा फुले ने की थी। और इसका उद्देश्य था दलितों को सामाजिक न्याय और उनकी शिक्षा का उत्थान करना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम समझते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो आप याद करना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है पीटी नेहरू। कौन है दोस्तों? पीटी नेहरू। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो याद करेंगे आप एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसके लेखक है दोस्तों महात्मा गांधी। कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी ने पुस्तक लिखी है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो आपको याद करना है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 5 मार्च 1931 को। और याद करिएगा कि गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दिल्ली समझौता। तो ये भी आपको याद करना है कि दिल्ली समझौते के नाम से किसको जाना जाता है? तो दिल्ली समझौते के नाम से गांधी इरविन समझौते को जाना जाता है। अब ये गांधी इरविन समझौता ये क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको समझना है कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने एक यात्रा शुरू की थी जिसका नाम था दांडी यात्रा। कौन सी यात्रा थी दोस्तों? दांडी यात्रा। अब ये दांडी यात्रा किसके खिलाफ थी? तो नमक कानून के खिलाफ थी। अब ये नमक कानून क्या था? तो दोस्तों भारत में आज भी सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। तो उस जमाने में भी भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता था। और नमक पर ज़्यादा टैक्स लगाती थी ब्रिटिश सरकार। और नमक बनाने का केवल अधिकार ब्रिटिश सरकार को था, कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता था। अगर कोई भारतीय नमक बनाता था तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा शुरू करी दोस्तों 12 मार्च 1930 को, जिसको दांडी यात्रा कहा गया। और दोस्तों ये यात्रा जो थी ये लगभग 24 दिन चली। और 24 दिन चली और शुरुआत हुई थी 12 मार्च से। और ये यात्रा खत्म हुई 6 अप्रैल और दोस्तों आपके 1930। और महात्मा गांधी 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की यात्रा पूरी करके कहाँ पहुंचे? गुजरात के नवसारी जिला पहुंचे। तो गुजरात के नवसारी जिला पहुंचकर इन्होंने क्या बनाया? नमक बनाया। और नमक बनाने के बाद नमक कानून को तोड़ दिया और ऐलान कर दिया कि हम आज से शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस तरीके से दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या कर दी? शुरुआत कर दी। ठीक है, अब उधर क्या हो रहा था? तो उधर अंग्रेज जो थे षड्यंत्र रच रहे थे। किसका? गोलमेज सम्मेलन का, ताकि यहाँ की पार्टियों को लंदन बुला करके यहाँ भारत में किसी प्रकार की सुलह की जा सके। तो अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर 1930 में और 1931 में और दोस्तों 1932 में ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिनका उद्देश्य था भारत की पार्टियों को या भारतीयों को किसी तरीके से कन्वेंस करके भारत में सुलह की जा सके, ताकि ब्रिटिश सरकार हमेशा बनी रहे, ब्रिटिश सरकार वहां से भागे ना, इस तरीके से। तो अब पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, बाकी जितनी भी पार्टी थी भारत की वो ज्यादातर वहां पहुंची। ठीक है ना, तीसरी में भाग लिया। तो कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अब ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो दोस्तों 1931 में हुआ। अब ये घटना कब की है? दांडी यात्रा 1930 की। अब यहां पर कांग्रेस नहीं पहुंची, जबकि उन लोगों का उद्देश्य कांग्रेस को लंदन में बुलाना था। अब यहाँ के गवर्नर कौन थे दोस्तों? लॉर्ड इरविन थे। तो लॉर्ड इरविन ने क्या काम किया कि महात्मा गांधी के साथ समझौता किया कि ठीक है, क्या समझौता किया? कि आपको कांग्रेस की तरफ से लंदन जाना पड़ेगा, अर्थात लंदन के गोलमेज सम्मेलन में आपको भाग लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सम्मेलन था। तो इसमें दोस्तों महात्मा गांधी ने शर्तें रखी कि जितने भी आपने हिंसक भीड़ को आपने गिरफ्तार किया है उसको आपको रिहा करना पड़ेगा। जितनी भी संपत्ति आपने
आंदोलनकारियों की जब्त की है वो वापस करनी पड़ेगी, और जितने भी त्यागपत्र भारतीयों ने दिए हैं उनको आपको वापस स्वीकार करना पड़ेगा, और साथ में जो नमक कानून है इसको आपको खत्म करना पड़ेगा और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की मानी, और इस तरीके से दोस्तों ये पूरे का पूरा समझौता संपन्न हुआ। ठीक है, तो आपको ये भी याद कर लेना है कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों, 3 हुए थे, पहला 1930 और 1931, और तीसरा हुआ था 1932। अब यहां पर ये क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था भारत का जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो दोस्तों वो थे बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था दोस्तों, भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दोस्तों दयानंद सरस्वती ने, और दयानंद सरस्वती ने एक नारा और दिया था कि भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए। ये भी आप याद करिएगा कि भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। अब दोस्तों हम यहां से थोड़ा सा दयानंद सरस्वती के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको याद करना है कि इनका वास्तविक नाम क्या था, यानी इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था मूल शंकर तिवारी। क्या नाम था, मूल शंकर तिवारी था। अब यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा था इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों ये गुजरात में हुआ था। और इन्होंने क्या काम किया था, तो याद करिएगा दोस्तों, इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई के अंदर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो याद करिएगा आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो ये है दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की एक पवित्र पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, और सत्यार्थ प्रकाश जो है ये दोस्तों हिंदी में लिखी गई है, इसीलिए दोस्तों दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं, तो दयानंद सरस्वती को कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, तो इन्होंने नारा दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद ने एक नारा दिया था कि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। मानव सेवा ही क्या है दोस्तों, प्रभु सेवा। तो ये भी आपको याद करना है कि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है, ये किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। इसके बाद राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, और इनके बारे में क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखेंगे राजा खेतड़ी ने दी थी। किसने दी थी, राजा खेतड़ी ने। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना कि वेदों की ओर लौटो भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, तो याद करिएगा आर्य समाज की स्थापना की थी, और कहां पर की थी दोस्तों, मुंबई में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है, तो आप याद करेंगे दोस्तों 57। कितने, 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या क्या है, तो आप याद करेंगे उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में वर्तमान में 100 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 100, जो भारत में सर्वाधिक हैं। तो यूपी की जो विधान परिषद है दोस्तों, इसके जो सदस्य होते हैं उनको MLC कहा जाता है, और यूपी की विधान परिषद ये देश की सबसे बड़ी विधान परिषद है, क्योंकि इतनी सीटें किसी भी राज्य की विधान परिषद में नहीं है। और जो विधान परिषद होती है दोस्तों इसको स्थायी सदन कहा जाता है, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जबकि बात करते हैं यूपी की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो आपको याद करना है यूपी की विधानसभा में दोस्तों आपकी 403 सीटें हैं, निर्वाचित सीटें। और दोस्तों बात करते हैं इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। इसको स्थायी सदन कहते हैं, इसको दोस्तों अस्थायी सदन कहते हैं। यूपी से लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो याद रखना यूपी से लोकसभा में दोस्तों 80 सीटें हैं, और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो दोस्तों याद करेंगे तो आपकी 31 सीटें हैं, जो भारत में सर्वाधिक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दोस्तों पूरे भारत में सर्वाधिक है, और ये जितनी भी सीटें हैं इन सीटों का जो आवंटन किया गया है वो दोस्तों 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सदन में सर्वाधिक सीटों का आवंटन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको याद करना है कि संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। अब यहां पर बात करते हैं इसको कौन बुलाता है, तो आप याद करेंगे इसको बुलाते हैं राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति। और अब तक ये कितनी बार बुलाई जा चुकी है, तो अब तक देश में दोस्तों ये 3 बार बुलाई जा चुकी है, जिसमें नंबर 1 आपके 1961 में दहेज प्रथा को लेकर बुलाई गई थी। किसको, दहेज प्रथा को लेकर के। और दूसरा आप याद करेंगे दोस्तों 1978 में ये बैंकिंग सुधार को लेकर के बुलाई गई थी, बैंकिंग सुधार को लेकर के। और तीसरा दोस्तों आपके 2002 में ये पोटा कानून को लेकर के बुलाई गई थी, पोटा कानून। अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1961 में दहेज प्रथा के लिए किसके काल में बुलाई गई थी, तो इस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। और 1978 में बैंकिंग सुधार के लिए बुलाई गई थी, इस टाइम पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और तीसरी जो आपकी बैठक बुलाई गई थी दोस्तों वो पोटा कानून के लिए बुलाई गई थी, और किसके काल में, तो अटल बिहारी वाजपेयी के काल में बुलाई गई थी।
तो आप याद करिएगा कि संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है दोस्तों, राष्ट्रपति बुलाता है। और किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है तो दोस्तों 108 अनुच्छेद के तहत बुलाता है। और अब तक कितनी बार बुलाई जा चुकी है तो याद करना, 3 बार बुलाई जा चुकी है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप और याद करिएगा कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आप याद करेंगे इसकी जो अध्यक्षता करता है दोस्तों वो करता है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर करता है या लोकसभा का क्या करता है दोस्तों, अध्यक्ष करता है। एक इंपोर्टेंट बात और समझिएगा, बहुत इंपोर्टेंट, कि अनुच्छेद 110 में किसका उल्लेख किया गया है तो दोस्तों अनुच्छेद 110 में मनी बिल यानी कि धन विधेयक का उल्लेख किया गया है, धन विधेयक का। अब यहां पर एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक का आह्वान किसके संदर्भ में नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर। तो संयुक्त बैठक का जो आह्वान है वो धन विधेयक के संदर्भ में नहीं किया जा सकता। ये बात आप अच्छी तरह से याद करना। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है, अनुच्छेद 108 में दोस्तों आपके संयुक्त बैठक का उल्लेख है। जबकि बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद किसकी 85 की, तो अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष यानी क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। तो लोकसभा का एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया दोस्तों, अनुच्छेद 85 में कहा गया है। अगर हम देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 63 तो इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा, आपका उपराष्ट्रपति होगा। तो आपको याद करना है उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 63 में किया गया है। किसमें किया गया है, 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आप याद करिएगा जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। कहां पर, उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। अब एक तो लिंगराज मंदिर कहां पर है दोस्तों, ये भी उड़ीसा में है। और एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भी आपका उड़ीसा में है। तो आपको 2 बातें याद करनी है। एक तो आपका कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भी आपके उड़ीसा में स्थित है। और दोस्तों दूसरा आता है लिंगराज मंदिर। ये लिंगराज मंदिर ये भी दोस्तों आपके उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा में भारत के 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं, एक आपका लिंगराज मंदिर, एक कोणार्क का सूर्य मंदिर और एक दोस्तों आपका जगन्नाथ मंदिर। इसमें आपको एक बात और याद कर लेनी है कि जगन्नाथ मंदिर की बात कर ले और आपके कोणार्क के सूर्य के मंदिर की बात कर ले तो ये दोनों के दोनों मंदिर दोस्तों आपके पुरी में स्थित है। जबकि लिंगराज जो मंदिर है दोस्तों वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। कहां पर, भुवनेश्वर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहां से है, तो आप याद करेंगे यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो बंदरपुर चोटी से है। ये छोटी लिखा है दोस्तों, तो छोटी नहीं चोटी है। तो बंदरपुर चोटी से कहां पड़ता है दोस्तों, उत्तराखंड में पड़ता है। तो उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों बंदरपुर चोटी। और बंदरपुर चोटी में स्थित है दोस्तों आपका यमुनोत्री। क्या है, यमुनोत्री हिमनद। तो बंदरपुर चोटी के यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है। यहां से निकलने के बाद में दोस्तों आपकी दिल्ली, इटावा, मथुरा, वृंदावन होते हुए ये कहां पहुंच जाती है, इलाहाबाद पहुंच जाती है। इलाहाबाद में जाकर किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। किससे मिल जाती है, गंगा से। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बताइए तो दोस्तों वो यमुना है। और यमुना कहां से निकलती है, तो उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी में स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र यानी मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये किया है आपका कहां पर, वाराणसी में। कहां पर, वाराणसी में। और इस मेडिटेशन का नाम है स्वरवेद मंदिर। क्या नाम है दोस्तों, स्वरवेद मंदिर। तो इस मेडिटेशन सेंटर का नाम क्या है दोस्तों, स्वरवेद मंदिर है। और ये ऐसा मंदिर है दोस्तों जिसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रतिमा नहीं है, क्योंकि ये एक मेडिटेशन सेंटर है जिसका उद्घाटन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया है, वाराणसी में किया है। ये हाल फिलहाल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों वो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। यहां पर बात करते हैं भारत की, तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों ये भी आपको याद करना है, ये है आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब भारत में बात करते हैं कि भारत में सबसे कम किसका है, तो भारत में जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है तो वह है दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश का। किसका, अरुणाचल प्रदेश। ये कितना है, तो मात्र कितना है दोस्तों, मात्र 17 है। कितना, 17। और यहां पर बात करते हैं भारत में सर्वाधिक किसका है, तो भारत में दोस्तों सर्वाधिक है बिहार का, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, आप याद करिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि यूपी का 829 है। और भारत में सबसे कम किसका, अरुणाचल प्रदेश का, और सबसे ज्यादा किसका है दोस्तों, बिहार का है। अब बात यहां पर कर लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा किसका है, तो दिल्ली का, और सबसे कम किसका है दोस्तों, तो अंडमान निकोबार का है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है, तो आप याद करेंगे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में। कहां पर किया गया है, जोहान्सबर्ग में। यहां पर ब्रिक्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है दोस्तों, तो बी से ब्राजील, आर से दोस्तों आपका रूस, आई से दोस्तों इंडिया, और सी से आपका चाइना, और एस से दोस्तों आपका साउथ अफ्रीका। क्या है दोस्तों, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है, तो आप याद करेंगे नदी का बहता हुआ जल ये गतिज ऊर्जा का संवहन करता है।
इसके साथ साथ आप याद करिएगा कि गतिज ऊर्जा का संवहन और कौन कौन करते हैं, तो दोस्तों उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, चलती हुई साइकिल, दौड़ती हुई कार, घूमता हुआ पंखा और दौड़ता हुआ बच्चा। और दोस्तों याद करना कि जब हम किसी बॉल को किक मारते हैं तो उस टाइम पर कौन सी ऊर्जा का संवहन होता है, तो ये भी याद करेंगे, आपकी गतिज ऊर्जा का संवहन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान कैसा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान क्या कठोर है, क्या लचीला है? न ही कठोर न ही लचीला है, या अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। तो आपको याद करना है दोस्तों, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः क्या है, लचीला है। जबकि बात करते हैं दुनिया का सबसे कठोर संविधान किसका है, तो दोस्तों आपके अमेरिका का है। और अमेरिका का संविधान दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है। और ये कब बना था दोस्तों, ये 1789 में बना था। इस तरीके से दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किसने स्वीकार किया, तो अमेरिका ने स्वीकार किया। और यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में लिखित संविधान का जो स्रोत है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद में बात करते हैं एक ग्रंथि जिसमें अंतस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं। बात करना है अग्नाशय ग्रंथि। ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसमें अंतस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं। इस ग्रंथि को दोस्तों मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सा? मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे। और दोस्तों ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी क्या है? दूसरी सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? आपकी ग्रंथि है। एक बात और याद करिएगा, इसको पूर्ण पाचक ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पूर्ण पाचक ग्रंथि। तो पूर्ण पाचक ग्रंथि किसे कहते हैं, तो दोस्तों अग्नाशय को कहते हैं। अब आप देखेंगे हमारी बॉडी का जो शर्करा होता है, प्रोटीन होता है और जो आपकी वसा होती है, उन सब का पाचन किस में होता है दोस्तों? अग्नाशय में होता है। इसलिए अग्नाशय को पूर्ण पाचक ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है दोस्तों वो आपकी लीवर है। और सबसे भारी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों वो भी आपकी लीवर है। यहाँ पर बात करते हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों वो है आपकी पीयूष ग्रंथि। और इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो आप याद करेंगे दोस्तों पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं, तो दोस्तों आप याद करेंगे उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में एक जगह स्थित है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों का संगम होता है और वहीं पर इसका नाम होता है गंगा। क्या पड़ जाता है? गंगा जी पड़ जाता है। तो गंगा जी किन किन नदियों का संगम है दोस्तों, तो याद करना भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों नदियों के संगम को गंगा जी कहते हैं। और गंगा जी नाम कहां पर पड़ता है, तो दोस्तों देवप्रयाग में पड़ता है। और देवप्रयाग कहां पड़ता है दोस्तों? उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित एक जगह है, वहां देवप्रयाग पड़ता है। और ये जो देवप्रयाग है तो दोस्तों ये एक तीर्थ स्थल है। अब यहाँ पर गंगा के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें समझते हैं। गंगा निकलती कहाँ से है, तो आप याद करेंगे गंगा निकलती है उत्तराखंड के गोमुख में स्थित गंगोत्री हिमनद से। जब ये यहाँ से निकलती है तो यहाँ पर इसका नाम होता है भागीरथी। क्या होता है? भागीरथी इसका नाम होता है। यहाँ से निकलने के बाद जैसे ही आगे पहुँचती है गढ़वाल जिले में उत्तराखंड के, तो यहाँ पर ऊपर से एक नदी आती है दोस्तों आपकी कौन सी? अलकनंदा। और ये कौन सी जगह है, तो ये जगह है दोस्तों आपकी देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और दोस्तों आपके भागीरथी दोनों नदियों का संगम होता है और यहाँ पर इसका नाम हो जाता है दोस्तों गंगा। क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। तो गंगा को गंगा के नाम से कहाँ जाना जाता है, तो दोस्तों देवप्रयाग में जाना जाता है। इसके बाद गंगा यहाँ से बहते हुए कहाँ पर पहुँच जाती है दोस्तों? आपके बिहार। और बिहार से पहुँच जाती है दोस्तों कहाँ पर? आपके पश्चिम बंगाल। तो गंगा का एक टुकड़ा पश्चिम बंगाल में चला जाता है और पश्चिम बंगाल में गंगा को कहा जाता है हुगली। क्या कहा जाता है दोस्तों? हुगली कहा जाता है। उसके बाद में इसकी एक धारा पहुंच जाती है कहां पर? आपका बांग्लादेश। कहां पहुंच जाती है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं, तो आप याद रखेंगे दोस्तों पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पद्मा के नाम से। अब ऊपर से एक धारा आती है दोस्तों जिसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों आपस में मिल जाती हैं और इन दोनों के संगम को क्या कहा जाता है, तो आप याद करेंगे दोस्तों मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना। तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के संगम को मेघना के नाम से जाना जाता है। जबकि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और दोस्तों गंगा को पश्चिम बंगाल में हुगली कहते हैं। और देवप्रयाग में इसका नाम पड़ता है दोस्तों क्या? गंगा। और जहां से ये निकलती है वहां इसका नाम क्या होता है दोस्तों? भागीरथी होता है। और याद करना गंगा ये भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है दोस्तों। और ये भारत की सबसे पवित्र नदी है। और देश की दूसरी सबसे लंबी नदी बताइए, तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा, तो देश की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है दोस्तों गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो आपको याद करना है दोस्तों नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। अब यहाँ पर एक बात और याद करिएगा कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बताइए, तो उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है दोस्तों वो गौतम बुद्ध नगर है। और सबसे कम साक्षरता किसकी है, तो याद रखना सबसे कम साक्षरता जो है सबसे कम, तो वो है दोस्तों आपकी श्रावस्ती की। किसकी? श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश का सबसे कम पढ़ा लिखा
जो जिला है दोस्तों वो श्रावस्ती है, लगभग आपका 46% पढ़ा लिखा है। और दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पढ़ा लिखा जिला कौन सा है, तो दोस्तों वो गौतम बुद्ध नगर है, लगभग आपका 80% पढ़ा लिखा है। कितना? 80%। तो ये दो बातें वो नोट करिएगा कि नोएडा जो है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। और दूसरी बात याद करना कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बताइए, तो दोस्तों वो गौतम बुद्ध नगर है, लगभग आपका 80% पढ़ा लिखा है। और उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा, तो दोस्तों वो है आपका श्रावस्ती। और कितना पढ़ा लिखा है दोस्तों, तो 40% है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, तो दोस्तों आप याद करेंगे कि राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो याद करना, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, 6 वर्ष का। और राज्यसभा को दोस्तों स्थायी सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थायी सदन, क्योंकि इसको राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता। बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो होता है आपका 5 वर्ष। और इसको अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर इसको कभी भी भंग कर सकता है। अब बात करते हैं क्या किसी का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तो आप याद करना एक राष्ट्रपति होता है दोस्तों किसका, अमेरिका और ब्राज़ील का। तो आप याद रखना एक ब्राज़ील देश है जिसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है, और एक है दोस्तों आपका अमेरिका। इन दोनों देशों का जो राष्ट्रपति होता है वो 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। अर्थात अमेरिका और ब्राज़ील के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो 4 वर्ष का होता है। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप याद रखना उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग निकट की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था, तो ये भी आप याद करेंगे कि भारत में जो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों वो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और कब मिला था दोस्तों, तो 1913 में मिला था। और किस पुस्तक के लिए मिला था, तो गीता अंजलि पुस्तक के लिए मिला था। और किस व्यक्ति को मिला था, तो याद रखना ये रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को भारत तथा एशिया का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। किस पुस्तक के लिए दिया गया था दोस्तों, गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो अब तक भारत के कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो दोस्तों अब तक भारत के 9 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद करना है आपके सबसे पहले 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये किस क्षेत्र में मिला था दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में। और 1930 में दोस्तों आपका सीवी रमन को मिला था भौतिक के क्षेत्र में। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में किसी को मिला है, तो हाल फिलहाल में दोस्तों 2014 में मिला था किसको, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में। और दोस्तों 2019 में मिला है अभिजीत बनर्जी को, किसको, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये दोनों बातें और याद करिएगा दोस्तों। इस तरीके से आज की हमारी क्लास पूरी होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।